अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में जुआ और सट्टा खेला जा रहा है वो अब आपको पाकिस्तान में भी नज़र आ जाता है। ये सलमान साहब ने बड़ी प्यारी बात की प्रोग्राम से पहले। उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट कभी भी जंप नहीं करती बजट के दिनों में, प्री बजट के दिनों में। पर गले में दिल गले में आया होता है, सबकी पैक हुई हुई होती है पूरे पाकिस्तानी फाइनेंशियल सीन पे। तो कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है 1.6% जंप अप कर गया, ठीक। और ये उस एक्साइटमेंट में कर गया है कि जो ट्रंप ने ऐलान किया कि अभी मैंने पाकिस्तान के कहने पे जंग को मज़ीद कुछ ज़रा डिले कर दिया है और अब MOU पे करने लगे हैं, जो 60 दिन का ट्रैक होगा उसमें न्यूक्लियर और तमाम प्रॉक्सी और एलाइज को देखा जाएगा ईरान की, और फिर हम इस मामले को देखेंगे और इसमें हॉर्मूज को भी खोला जाएगा। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया रात के अंधेरे में। एक्सचेंज ऑफ फायर जो हुआ है ड्रोन्स के दरमियान और जो मुहासरे का मुहासरा है हॉर्मूज पे, उस पर। और नेतन्याहू ने वाजे कह दिया हम ट्रंप के अमेरिका के मातहत नहीं, उनके एलाइज हैं, हम भी देखेंगे। उन्होंने प्रेशर तो हमारे पर डाला लेकिन हम देखेंगे कि हमने क्या लाएमल करना है। और हमेशा की तरह ईरान की जानिब देखा जाता है कि उनकी मीडिया क्या बात करेगी, तो ये दुनिया की हकीकत पर पता चलेगी। तो पहले मैं माजरत करना चाहूँगा तमाम सहाफ़ियों से जो कहते हैं कि ये अमन होने लगा है, बस आने एक आधा दिन और। मैं माजरत चाहता हूँ, कल मैंने आप लोगों पर तनकीद की, आप ठीक कह रहे थे, जंग रुक गई है वाकई में। और ये जो 14 पॉइंट का MOU का ड्राफ्ट है, तस्नीम ये जो मीडिया नहीं तो महर के मुताबिक, ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक, तस्नीम तो नहीं, वो तो जंग के ऐलान करती होती है, ये महर मीडिया में आया है ईरान के। ये MOU के परपोर्टेड अलेजिड खदोखाल होंगे। ये मैं आपको सुना देता हूँ इंडिविजुअली और आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ अमेरिका मानने वाला है। और अगर मान ले और साइन कर दे डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके बाद क्या अमेरिका बहादुर रहेगा या बस एक बुरा चलता हुआ मुल्क होगा जहाँ पे हमारे अजीज़, हमारे इमाम आज़म जो है हमारे मुल्क के, गांधी साहब रहते हैं। उसके अलावा क्या ही रह जाएगा वो बेचारा। सबसे पहले इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। यानी अमेरिका सिर्फ अपनी गारंटी नहीं हमें देगा, अमेरिका हमें इसराइल की गारंटी देगा तमाम फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। सो ये यमन हो सकता है, ये लेबनान हो सकता है, ये पोटेंशियली सीरिया भी हो सकता है। यानी कहीं भी कोई एक्टिविटी इसराइल की या अमेरिका की जानिब से की जाएगी तो उसे तस्लीम कर लिया जाएगा कि ये आपने माजा तोड़ दिया, MOU तोड़ दिया आपने। US pledge of non-interference in Iran's internal affairs and respect for its sovereignty। आज भी मार्क लेविन जैसे सहाफ़ी सो कॉल्ड जो इसराइल के वहाँ पे लॉबिस्ट के तौर पे बैठे हुए अमेरिका में, वो रोज़ प्रोग्राम कर रहे हैं कि बस देखो ये चंद हज़ार लोग इकट्ठे हो गए इस्फहान में, तेहरान में, इनको असला दे दो, इनको स्टारलिंक दे दो, इनको असला दे दो। हम ईरान की औरतों की इस तरह से जो इज़्ज़त की पामाली और बेइज्जती और ये सब होता है हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम इनका पर्दा उतारेंगे, हिजाब इनको उतरवाएंगे। हम नहीं। अमेरिका पिछले 70-80 साल में बहुत कुछ कर चुका हुआ, बड़े नए काम उसने किए, बड़े पुरानों से बाज आया, लेकिन वो एक जिस चीज़ से बाज नहीं आता वो है रजीम चेंज, इंटरफियरेंस, सोशल इंजीनियरिंग। चाहे वो छोटी सी US एड की वो गोलियां हो जो यहाँ हमें देते हैं आके पॉडकास्टरों की और न्यूज़ कास्टरों की और कमेडियनों की शक्ल में, या वो पैट्रिस लुमुम्बा की आउस्टर कू और एग्जीक्यूशन हो, तो वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, वो कू से लेकर कम से कम सोशल इंजीनियरिंग तक उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बिकॉज जो लिबरल आइडियोलॉजी है, उनका मज़हब है, उसके वो एवेंजलाइजर्स हैं, वो उस मज़हब के मुबल्लिगीन हैं, दुआत हैं, दाई हैं। वो उस मज़हब को दुनिया में फैलाए बगैर उनको चैन नहीं आता, उनको रात की नींद नहीं आती। उनका जो सवाब का काम है उनके लिए, ख़वातीन को लिबरेट करना और वो हकूक़ वगैरह दिलवाना, गेज़ वगैरह को। तो ईरान को कैसे वो छोड़ देंगे? फुल लिफ्टिंग ऑफ द नेवल ब्लॉकेड विद इन 30 डेज़। यानी आप मुझे कह रहे हैं कि US नेवी ने एक मुहासरा किया। यानी एक तरफ आप अमेरिका है, एक कॉम्प्लिकेटेड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन हिस्ट्री की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और माइट रखने वाली आर्मी, ग्लोबल इकोनॉमिक जायंट, पूरे ग्लोबल समुद्री और आसमानी रास्तों पे गालिब, ऑलमोस्ट खुदाई हद तक नाउजुबिल्ला ताकत रखने वाला, कम से कम ज़मीनी हक़ाइक़ के एतबार से अगर देखा जाए, वो एक पतली सी पट्टी नहीं खुलवा पाया ईरान से। और वो अपनी तमाम तीनों गनशिप्स, अब तो एक भाग गई है लेकिन 2 जो हैं, और तमाम नेवल वेसल्स और तमाम सबमरीन्स और तमाम की तमाम मरीन के स्क्वाड्स वहाँ से वापस लेके जाएगा, जिसको मूव करने के लिए उसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं। क्योंकि वो इस 101 दिन की जंग में, जिसमें से 25-30 दिन उसने खुद मुआसरा किया है, वो ईरान से हॉर्मुज़ की पट्टी नहीं खुलवा पाया। ठीक, मैं कहता हूँ ये भी मान लेते हैं। फिर US जो है वो सिर्फ हॉर्मुज़ को नहीं छोड़ के चला जाएगा, वो तमाम के तमाम गिर्द नवा के ईरान के ख़ित्ते को छोड़ के चला जाएगा। यानी
अगर उसकी कोई बेस इराक में है तो वो छोड़ देगा, अगर उसके पास कोई अड्डा अज़रबैजान में है तो वो उसको छोड़ देगा। जी जी, अज़रबैजान को मत भूलिए, नेटो, नॉन नेटो, नेटो एलाए, आर्मीनिया की जंग का एलाए, टर्की का दोस्त, पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड, जिनको मसला बेचते हैं, जो उनके पड़ोस में है, जिसके लिए जब बात की जाती है, जब भी वॉर गेम बनाई जाती है ईरान पे हमला करने की, तो आर्मीनिया के ज़रिए बात की जाती है। एक लैंड राउट वो है जहाँ आर्मी को उतार के अमेरिकन जो है वहाँ पे एंट्री करें। तो आर्मीनिया हो या इराक हो, मेन फोकस बीइंग इराक, जहाँ पे 25-30 नहीं 40 साल लगा के अमेरिका ने अपना फुट होल्ड बनाया है। 20 साल जंग, 25 साल जंग करके, और 20-25 साल प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक फेज के अंदर। वहाँ पे वो अरबिल और वो बड़े बड़े जो महल्लात और बड़ी बड़ी छावनियाँ और बड़ी शानदार किस्म की एम्बेसी उन्होंने इराक की बनाई हुई है अपनी, और वहाँ ऑयल फील्ड्स पे जो कब्जा है उनका, वहाँ जो कुर्दों के मिलिशिया हैं उनके, वो सब छोड़ के खैरबाद करके अमेरिका कहेगा कि मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक, ठीक है, मैं ठीक मैं पागल हूँ। हमारे साफ़ी जो है ना वो विजनरी हैं, हमारे हमारे इस्लामाबाद के स्टेनोग्राफर जो है ना विजनरी वर्ल्ड लीडर्स, मैं कहता हूँ। रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज विद इन 30 डेज अंडर ईरानियन अरेंजमेंट्स। इसका क्या मतलब है? ईरानियन अरेंजमेंट्स का ये मतलब है कि एक चौथ दुनिया के तेल और पेट्रोकेमिकल बाय प्रोडक्ट्स का सप्लाई उसका ईरान अंदाता होगा, और ईरान उसके ऊपर बड़ी माकूल सी, बड़ी मुनासिब सी एक फ़ीस लेगा, यानी कि वो विद इन डेज मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो रेवेन्यू खड़ी कर लेगा, जो जंग के उसका वो सारा वो नुकसान हुआ है। Suspension of sanctions on Iranian oil, petrochemicals and related exports with access to the revenues। ना सिर्फ सैंक्शन बंद होगी ईरान के ऊपर तेल और उससे मुतल्लिका प्रोडक्ट्स पे, यानी सिर्फ चीन को जो बेचते हैं पूरी दुनिया को बेच सकते हैं, यानी ग्लोबल ऑयल मार्केट रेट्स को अफेक्ट करेगा अब ईरान डायरेक्टली, और ग्लोबल ऑयल मार्केट और एनर्जी मार्केट का हिस्सा बनेगा, बल्कि उसका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो डायरेक्टली ईरान को पेमेंट मिला करेगी अपनी मर्जी की करेंसियों के अंदर। बिल्कुल ठीक। US and allies to provide reconstruction plans worth at least $300 billion। कम से कम $300 बिलियन की वो रिकंस्ट्रक्शन प्लान देंगे यूएस के एलाइज के साथ मिलके, कि ईरान के खिलाफ जो इतना नुकसान और डैमेज हुआ इसको कैसे मरम्मत किया जाएगा। और ये एलाइज कौन है यूएस के? जापान तो नहीं हो सकता, कोरिया तो बड़ा दूर है, ये कौन से ऐसे एलाइज हैं जो ईरान को रीबिल्ड करके देंगे? अच्छा, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, बिल्कुल। बल्कि जो अगले साल का हज होगा ना उसके रेवेन्यू से ईरान को डेवलप करेंगे वो। 60 दिन की विंडो फॉर फाइनल न्यूक्लियर अग्रीमेंट एंड रिमूवल ऑफ यूएस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस प्लस रिलेटेड यूएनएससी एंड आईएईए मेजर्स, यानी 60 दिन की फाइनल विंडो दी जाएगी ईरान को एक न्यूक्लियर अग्रीमेंट पे आने के लिए। मजीद 60 दिन दी जाएंगे कि भाई इतना नहीं, इतना, इतना नहीं, इतना, हम उस पर इत्तफाक कर लेंगे, और फिर उससे मुतल्लिक यूएनएससी के और आईएईए के और अमेरिका के सारे सैंक्शंस और मेजर्स को वो कर दिया जाएगा रिमूव। ईरान अपनी एनपीटी कमिटमेंट को, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है न्यूक्लियर की, उसको कमिटमेंट को रीअफर्म करेगा और कहेगा कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बिल्ड करते, और ना कोई नई मजीद यूएस फोर्स डिप्लॉय होगी और सैंक्शंस नई कोई लगाई जाएंगी इन 60 दिनों के दरमियान। ना 60 दिनों में नई फौज बाहर दाखिल हो सकती है खित्ते के अंदर, और ना ही 60 दिनों के अंदर कोई मजीद सेंक्शन लगाया जा सकता है कि भाई ईरान के वहाँ $2 बिलियन फंसे थे वो भी गोल कर लो, ये सब नहीं होगा। $24 बिलियन के ईरान के फ्रोजन एसेट्स अगले 60 दिनों में टॉक्स के अंदर रिलीज़ की जाएंगे, आधी टॉक से पहले, और बाकी जो है वो ओवर 60 दिन ईरान की परफॉर्मेंस पे बेस करके। एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो फाइनल डील को एंडोर्स करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के जरिए, यानी जो भी मॉनिटरिंग की टीम बनाई जाएगी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए उसको रेटिफाई करके पूरी अक़वाम आलम गवाएं कि ईरान ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी न्यूक्लियर के एतबार से। टॉक्स बिगिन ओनली आफ्टर हाफ द फ्रोजन एसेट्स आर रिलीज, ऑयल सैंक्शन सस्पेंडेड एंड द ब्लॉकेड लिफ्टेड। और जो न्यूक्लियर वाली गुफ्तगू है वो 24 बिलियन के आधे रिलीज के बाद, तेल की सैंक्शन ख़त्म होने के बाद, और अमेरिका के मुहासरे के ख़त्म होने के बाद होगी। फाइनल डील लिमिटेड टू इनरिचमेंट, इनरिच्ड मटीरियल, सैंक्शंस रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन, मिसाइल्स एंड सपोर्ट फॉर रेजिस्टेंस ग्रुप्स एक्सक्लूडेड। और ये तमाम की तमाम डील इन बाकी सब चीज़ों पे इनकम्बेंट नहीं है, ये अलग गुफ्तगू है। अच्छा, वो इस पर कहना क्या चाह रहे हैं ईरानी? ईरानी ये कहना चाह रहे हैं कि जंग से पहले जब JCPOA का दौर था, ओबामा के दौर से लेकर ट्रंप के पहले दौर तक, तब तो हम न्यूक्लियर की बात सिर्फ न्यूक्लियर की मद में करते थे। अब न्यूक्लियर की बात पहले सैंक्शंस विद रिगार्ड्स टू ऑयल एंड पेट्रोल, ईरान की फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड, करेंसी एक्सचेंज, वो बैंकिंग सिस्टम्स, वो सारी चीज़ें, वो सारी अब सेपरेट हैं।
फिर हॉर्मूज एक सेपरेट मुद्दा है, फिर ईरान के एलाइज और प्रॉक्सीज एक सेपरेट मुद्दा है, और फिर जाके जब आप ये सब हमारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे तो हम न्यूक्लियर पे जाके बात करेंगे। तो ये इसको कहते हैं बदमाशी। मैं कहता हूँ ये फाइनल एमओयू भी नहीं है, बट ईरान की ऑफिशियल स्टेट मीडिया का ये रिपोर्ट करने का क्या मतलब है? चले मैं कहता हूँ आप ईरानी लोगों को सुनाने के लिए, उन्हें नहीं पता अमेरिकन देख रहे हैं ये वो नहीं जंगबंदी चाहते हैं, वो जंगबंदी नहीं चाहते। उन्हें अंदाज़ा है कि हमने इस इक्वेशन के अंदर अमेरिका को आउट कर दिया हुआ है, इसराइल से हम राज डील करें। फाइल अमेरिका है, करने वाला अमेरिका है, लड़ाई बड़ी लड़ने वाला अमेरिका है, लेकिन अमेरिका अपने बेहस्ट पे नहीं चल रहा। मैं वही बात रिपीट करता हूँ जो रॉबर्ट सी पेप साहब ने कही कि जूनियर पार्टनर अमेरिका है, सीनियर पार्टनर इस जंग को जो प्रोसिक्यूट कर रहा है वो इसराइल है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने के लिए और इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपको चाहिए होते हैं पैसे। आपको फील्ड रिपोर्टर्स रखने होते हैं, एडिटर्स रखने होते हैं, कंटेंट राइटर्स रखने होते हैं, रिसर्चर्स रखने होते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो सकता है क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट हमारा मैट्रिक्स ग्रुप है। एक 3000 रुपये की मामूली सब्सक्रिप्शन अलाउ करती है हमें हमारा काम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ग्रुप में आ चुका है, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम डेली की 2 से 3 वीडियोज़ उन ग्रुप मेंबर्स को देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हम अपना काम बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव प्लेटफॉर्म बन सकें, और इसके लिए हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट करें आपको जो हमारा व्यूअर है, प्लीज़ हमारी सब्सक्रिप्शन ख़रीदें। हम अपना काम इंडिपेंडेंट और फेयर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नया से नया चेहरा हायर करें, डाइवर्स से डाइवर्स ओपिनियन हो। आप लोगों का सपोर्ट ने अलाउ किया हमारे प्लेटफॉर्म को इतनी देर एग्जिस्ट करना। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा काम इंडिपेंडेंट और फ्री रहे तो हमें 3000 की सब्सक्रिप्शन दें। थैंक यू। अब इस सारे को देखते हुए मुझे ये बताएं कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने, जब मैंने शुरू में बात की थी, कहा कि अब मैं जंग रोक रहा हूँ, वो उस जुए और सट्टे की खातिर है जिसकी ज़रिए मेरी आवाज़ जाना राय दफ्तर में ऐसे सब एग्री करते, सभी कह रहे थे दे आर नॉट ट्रिलियनियर्स, दे आर नॉट जस्ट बिलियनियर्स, द ट्रंप फैमिली एंड एक्सटेंडेड जो उन्होंने, क्योंकि दे हैव डन सो मच जुआ। सेकंड अपनी प्रेसिडेंशियल के बाद से स्पेशली, पहले वो कॉइन लॉन्च किया, इसने कॉइन डंप किया, फ्रॉड किया कॉइन के अंदर। अब ये फॉरेन पॉलिसी का खेल, लाखों करोड़ों लोगों की जानों का खेल कर रहे हैं ये शैतान, और हम इसके हाथ में खेल रहे हैं। और ये हर जगह हमारा नाम लेता है, चीफ आर्मी स्टाफ का, और कभी भी बेचारे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी ले लेता है। ये मरवाएगा हमें, बहुत खौफनाक। ये ऐसा बदतमीज़ है कि जब और ये वक्त आएगा, द डील विल सावर, ईरान की लड़ाई फिर होगी दोबारा इंटरेस्ट, ये आपको गालियाँ देगा, ये नाम लेके गालियाँ देगा हमारे बड़े लीडर्स को, और ये हमें गंदा करेगा। मुझे डर लग रहा है उस दिन से। ये बार बार नाम लेता है, आपको खौफ आना चाहिए। हमारी मीडिया पे चेज़े लेते हैं क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक लेजिटिमेसी नहीं है, तो हम डोनाल्ड ट्रंप और वाइट हाउस के पास तलाश करते हैं लेजिटिमेसी। वो इंसान जिसने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को तोड़ते हुए, एम्पायर के नॉर्म्स को तोड़ते हुए, अमेरिका कहता था इराक़ में मैंने कोई वॉर क्राइम नहीं किया, और अगर कोई प्रूव कर देता था मैंने वॉर क्राइम किया तो कहता था अच्छा ये 2 मेजरों को जरा ना इनका ट्रायल कर दो, मैं कोर्ट मार्शल कर रहा हूँ। ओ ब्लडी यू डिड व्हाट। ओ अमेरिका एक एयर रखता था, एक डिलूजन मेंटेन करता था कि मैं एक मुअज़्ज़ज़ फातिह हूँ। जो वो डिलूजन हमारे जैसा रहता है ना, कुछ उलमा ने मान भी ली, और हमारे वाइज़ीन और दानिश्वर सो कॉल्ड मजहबी यहाँ पे, उलमा कहना ही गलत बात है, मतलब इस्लामी अंकल, उर्दू अंकल जो है हमारे, उन्होंने मान भी ली उन अंकलों ने कि बड़ा मुअज़्ज़ज़ फातिह अमेरिका। वो जो फैंटेसी मिथोलॉजी जो आपको बेचा करते थे वो बेचना बंद कर दिया। क्यों? मास्क ऑफ मोमेंट जो होता है एम्पायर का, वो लास्ट डिच डेस्परेशन का होता है। अमेरिका की अटैम्प्ट है कि जो 91-92 से लेके सोवियत यूनियन की कोलैप्स के बाद से लेके 2017-16 तक उसने यूनिपोलर मोमेंट इन्जॉय किए प्लानट अर्थ पे, उसको दोबारा रिक्रिएट कर ले। चाहे वो रशिया को बुली करने का हो यूक्रेन में, चाहे वो चाइना को बुली करने का हो साउथ चाइना सी में, चाहे वो ईरान को खपाना हो और इंगेज करना हो गल्फ के अंदर और इसराइल के ख़िलाफ़। हकीकत ये दोस्तों के खोई हुई मीरास वापस नहीं आती होती। जिस तरह ब्रिटिश एम्पायर डेस्परेट हो गया था और जलियांवाला बाग जैसा मैसेकर कर दिया, 1857 वाली बगावत के बाद भी उसको समझ ना आई कि मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जिस तरह हर एम्पायर के साथ होता है, फ्रेंच को अल्जीरिया में समझ नहीं आ रही थी, वो इतनी लंबी तवील जंग लड़ी अल्जीरिया ने। इसी तरह अमेरिका बहादुर को समझ नहीं आ रही उसकी जो मतलब एज ए कलेक्टिव, इनफरादी तौर पे उनके अफसरों को, उनकी लीडरशिप को पता है, तो सिर्फ अपने नोट छाप रहे हरामी। अमेरिका बहादुर को कि मैं यूनिपोलर, मैं सिंगुलर पोल नहीं हूँ अर्थ का, मैं अंदाता नहीं हूँ अब। और अंदाता को जब समझ नहीं आती तो वो बड़ा ही बदमस्त हाथी बन, अब मैं वाकई में कह सकता हूँ अमेरिका एक बदमस्त हाथी है और उसके रास्ते में जो आएगा वो कुचला जाएगा।
तो रास्ते में ईरान आया हुआ है। अब देखते हैं ईरान लोहे का चना साबित होता है कि नहीं। मुझे तो उम्मीद है, हम दुआ करते हैं दांत टूट जाएँ अब अमेरिका के और इसराइल के सारे इसको चुबाने के चक्कर में, और ईरान भी कायम दायम रहे, उसके लोग भी महफूज रहें। हकीकत ये है, इस डेस्परेशन में अमेरिका थोड़ी या ज़्यादा वायलेंस के साथ जाता है। जाने से मुराद ये नहीं है कि ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म, तो इंग्लैंड आज भी है भाई, यूके आज भी है और बहुत ताकतवर मुल्क है, अभी भी ठीक ठाक मुल्क है। तो अमेरिका नहीं ख़त्म होने वाला ना, अमेरिकन एम्पायर ख़त्म होएगा, और उसमें सबसे बड़ा उसका जो इनखला होगा वो मिडल ईस्ट से होगा। वो बिग बैंग के साथ जाना चाहता है या वो लिटिल बैंग के साथ जाना चाहता है? अभी तक मेरे ख्याल में लिटिल बैंग्स हैव हैपेंड। इराक में आपने मरवा लिया अपने आप को, अफगानिस्तान अब हो गया जो होना है। इसके बाद अगर मजीद अमेरिका पुश करेगा तो फिर बिग बैंग होएगा, और बिग बैंग जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 से छोटी चीज़ नहीं है। मैं नहीं ठट्ठा कर रहा आपके साथ, मैं नहीं शुगल लगा रहा। अगर ईरान के साथ वो पूरा नत्थी हो जाता है, पूरा फड्डा डाल लेता है, इट इज़ वर्ल्ड वॉर 3। देयर इज़ नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब इट। बल्कि वो कल जब बमबारी उसने की तो साथ भी बात ये कर रहा था, मैं से गपशप कर रहा था कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। और लोग पूछते हैं द एंड ऑफ व्हाट? द एंड ऑफ एन एरा, द एंड ऑफ दिस टाइम, द एंड ऑफ द अमेरिकन एम्पायर, द एंड ऑफ ऑल ह्यूमन हिस्ट्री आप कहना चाहें तो कोई बाईद नहीं। ये भी इट इज़ ऑन द टेबल, इट इज़ ऑन द कार्ड्स। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जब यूक्रेन को आर्म करना शुरू किया अमेरिकन ने और यूरोपियंस ने, और उन्होंने एक ब्लिट्सक्रीग तैयार की, और याद है आपको एक स्ट्रिंग ऑफ हमले हुए थे, जहाँ एक तरफ से जो चेचन नाराज़ हैं वो भी, जो वैगनर ग्रुप नाराज़ ग्रुप था रशियन मैनेजमेंट का वो भी, और एक तरफ से यूक्रेनियन भी बड़े हमले कर रहे थे। लगता था कि वो मॉस्को तक पहुँच गए थे वैगनर ग्रुप वाले, याद है आपको? मैं कहता हूँ अगर वो सिंसियर डेस्परेशन होती और वाकई में पुतिन को और लीडरशिप को खतरा होता कि हम कत्ल होने वाले हैं, तो व्हाट डू यू थिंक दे वुड हैव डन? यूक्रेन तो नहीं सिर्फ, दे वुड हैव न्यूक्ड यूरोपियन मेजर कैपिटल्स। यस और नो? यस। सो व्हाट हैपन्स डू यू थिंक जब रशिया न्यूक करता है? ऐसा गैम्बिट आप खेलते हैं कि आप रशिया को बुली करने जाते हैं तो वो न्यूक्लियर वो कैपेबल वेपन चला देता है अपने। इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। इसी तरह अगर आप ईरान, जो कि मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन में न्यूक्लियर कैपेबल है, इफ़ नॉट डर्टी बॉम्ब कैपेबल है, उसको बुली करते हैं, उसको कॉर्नर करते हैं। इराक की बात बेकार सेटअप ने आईसिस, अलकायदा, क्या क्या बलाएं पैदा की जो 25 साल आपको समझ नहीं आई हुआ क्या आपके साथ। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू कम आउट ऑफ ईरान? उनके पास जो कुछ होगा वो दे हर जगह मारेंगे। ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली, कि एक रियासत जो होती है जब उसकी जान जा रही होती है वो कहती है बस अब जो हथकंडा, जो पॉलिसी स्ट्रेटजी मुझे समझ आएगी मैं अप्लाई कर दूंगी अपने अपने उसमें दिफा में। तो जिस डिलूजनल स्टेट के अंदर अमेरिकन हैं या अमेरिकन रजीम है, उनको अगर समझ नहीं आएगी तो इट कुड बी द एंड ऑफ एवरीथिंग। समझ आ जाएगी तो इन छोटे दिमागों के साथ वो खैरबाद कर देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इतने लकी नहीं हैं, कुछ बीच में होने वाला है। यानी बड़ी एक कड़ाका बोलेगा, शायद वो बहुत बड़ा ना हो, आखिरी कड़ाका ना हो, लेकिन एक ठीक ठाक कड़ाका बोलने वाला है। बहरहाल हम भी देखेंगे और वेट करेंगे कि जब हमारे साफ़ी एक्नॉलेज करेंगे फाइनली कि ये हो रहा है। और वो ट्रंप, या आई लव हाउ ओनली स्टॉक मार्केट्स और पाकिस्तानी साफ़ी बिलीव ट्रंप के ट्वीट्स। स्टॉक मार्केट की तो मजबूरी है ना, ट्रेड यूनियंस की तो मजबूरी है ना, वो तो धंधा है, वो तो जुआ है, वो तो उठना है गिरना है। आपकी क्या मजबूरी है? आप तो सहाफ़त करनी है ना, एनालिसिस करना था। बहरहाल हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा इस मुश्किल वक्त में, दुआ करें अपने अहले इस्लाम के लिए, और दुआ करें कि पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर सके। इसके अंदर हमारी अफ़गानिस्तान की तरफ जो ध्यान बटा है, ये एक अलामत तो है इस चीज़ की कि हम शायद अब जान छुड़ाना चाह रहे हैं सारे शिमोज़ल से अपना। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप बार बार नाम लेके हमें जाने नहीं देगा, लगता है मुझे ये है। वो बार बार नाम लेगा आपका, जब भी कुछ गलत होगा, जब भी कुछ अच्छा होगा। तो अल्लाह उस बुरे वक्त से बचाए। हमेशा की तरह देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।